हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। तो रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में 8वें दिन की कार्रवाई कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में कांग्रेस विधायक किरण चौधरी सरकार पर सवाल दागते हुए बोली कि बीपीएल के मानदंडों को संशोधित करने के लिए सरकार क्या विचार कर रही है। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी के सवाल पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बीपीएल परिवार में वार्षिक आय को 1,80,000 कर दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि बीपीएल मानदंडों को और संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर आय 1,80,000 से ज्यादा हुई तो कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और बीबी बत्रा ने एपीएमसी कमेटी से इस्तीफा दिया। कमेटी एपीएमसी एक्ट में संशोधन के लिए बनाई गई थी और वहीं इस कमेटी में बीजेपी के 2 और जेजेपी का 1 विधायक शामिल है। समालखा से विधायक धर्म सिंह छोकर के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स और ईडी ने छापेमारी की। सुबह 6 बजे से ईडी और इनकम टैक्स की रेड जारी है। समालखा विधायक पर टैक्स चोरी और जमीन खरीद में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दिल्ली आवास पर बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा का शव फंदे से लटका मिला। हिमाचल के मंडी से सांसद थे रामस्वरूप शर्मा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा को एरोस्पेस और डिफेंस के क्षेत्र के उद्योगों को भी हब बनाया जाएगा। इसके लिए एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी बनाई जा रही है। पंचकुला में हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम ने बताया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी। इसके लिए हरियाणा के नागरिक उड्डयन विभाग के महानिदेशक की अध्यक्षता में नागरिक उड्डयन विभाग, एमएसएमई विभाग और उद्योग विभाग के निदेशक और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों की कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी अगले 15 से 20 दिन में स्टेक होल्डर्स से सुझाव लेकर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करेगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यह भी बताया कि राज्य सरकार की कोशिश रहेगी कि 1 मई 2021 को एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी बनकर तैयार हो जाए। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ऑटो सेक्टर में तो हरियाणा राज्य पहले से ही अग्रणी है। अब एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी बनाकर राज्य में एरोस्पेस और डिफेंस से जुड़े ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को आमंत्रित करना चाहते हैं ताकि हरियाणा इन क्षेत्रों में भी हब बन सके। उन्होंने बताया कि हिसार में जो एविएशन हब तैयार हो रहा है उससे एरोस्पेस और डिफेंस क्षेत्र के अन्य उद्योगों को भी आने का मौका मिलेगा। प्रदेश में लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही। बीते 24 घंटे में 523 नए मरीजों की पुष्टि हुई। पंचकूला से 96 और करनाल से 93 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं गुरुग्राम से 84 और कुरुक्षेत्र से 56 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ यमुनानगर से 49 और अंबाला से 45 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 3,079 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,76,080 केस अब तक सामने आ चुके हैं और वहीं एक दिन में 249 मरीजों ने कोरोना को मात दी। पानीपत में कोरोना के 9 केस सामने आए हैं। पानीपत के सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा ने बताया कि मंगलवार को 631 सैंपल लिए गए हैं। वहीं अब तक पानीपत में कुल पॉजिटिव केस 11,071 केसों में से 89 एक्टिव हैं और अब तक कुल 10,818 रिकवर भी हो चुके हैं। वहीं अभी तक 159 मौतें भी हो चुकी हैं। पानीपत के सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के कई जिलों में कोरोना के नए केस काफी बढ़ रहे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि हमें ईमेल के जरिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का संदेश मिला है जिसमें जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन के अंतर्गत एक कमेटी बनाई जाएगी जो कोरोना संक्रमण जहां जहां फैल रहा है उस पर विशेष ध्यान रखेगी।
प्रदेश भर में कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। कोरोना संक्रमण कम होने पर लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है, लेकिन अब ये लापरवाही महंगी साबित हो रही है। पानीपत के जिला उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह और एसपी शशांक कुमार ने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। पानीपत के जिला उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि सरकारी विभाग के ही लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने सभी से अपील की है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को कम करें। चरखे दादरी नगर परिषद शहर में फैली गंदगी और सीवरेज ब्लॉकेज की समस्या से कुछ हद तक शहरवासियों को राहत दिलाने जा रहा है। इसके लिए शहर के अंदर चल रही सभी पशु डेयरियों को शिफ्ट किया जाएगा। शहर में चल रही पशु डेयरियों से पूरे दिन पशुओं का मलमूत्र निकलता रहता है और इस वेस्टेज को खाद बनाने में इस्तेमाल करने की जगह सीवर लाइन में बहाया जा रहा है। सीवर लाइनों में मलमूत्र जाने के कारण ये पाइप लाइनें ब्लॉक हो रही हैं। यही कारण है कि इन डेयरियों के आसपास जितने भी सीवर मैनहोल डाले हुए हैं वो सभी ब्लॉकेज के कारण ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिससे दूषित पानी मैनहोल से निकलकर सड़क पर फैल रहा है। नगर परिषद के ईओ मनोज यादव ने बताया कि शहर में फिलहाल करीब 22 पशु डेयरियां चल रही हैं। सभी का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसके बाद इन्हें शिफ्ट किया जाएगा और उपलब्ध जमीन पर डेयरी संचालकों को मालिकाना हक भी दिया जाएगा। इसके बावजूद अगर कोई यहां अप्रूव्ड कॉलोनियों में पशु रखेगा तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुरुक्षेत्र पुलिस ने शातिर साइबर ठग को काबू किया है, जिसने उपभोक्ता के खाते से मिनटों में 3.5 लाख रुपए उड़ाए। बताया जा रहा है कि ये शातिर ठग फोन पे या फिर दूसरे ऑनलाइन माध्यम से लोगों को लिंक भेजकर उनके खाते से रुपए साफ कर देता था। कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविंद्र तोमर ने मामले की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि आदर्श थाना कुरुक्षेत्र में एक उपभोक्ता ने ऑनलाइन लगभग 3.5 लाख ठगी का मामला दर्ज कराया था, जिसकी पड़ताल करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और जबकि इसके अन्य साथी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। हादसे में लंबे वक्त से पीने के पानी की किल्लत झेल रहे ग्रामीणों ने जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में जमकर नारेबाजी की और इस दौरान अधिकतर महिलाएं शामिल रहीं। पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और मामले को तूल पकड़ता देख एसडीओ राजेश कुमार खुद ग्रामीणों को सामने लेकर आए और उनकी समस्या के समाधान के लिए निरीक्षण का आश्वासन भी दिया। विभाग के अधिकारी की ओर से मिले आश्वासन के बाद ही ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। आपको बता दें कि भाटला गांव में लंबे वक्त से पेयजल किल्लत चल रही है। गांव में पानी पहुंचाने वाली नहर का साइज छोटा होने की वजह से टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता, जिससे ग्रामीण परेशान हैं और हर साल गर्मियों का मौसम शुरू होते ही पानी की कमी विकराल रूप धारण कर लेती है। बैंकों के बढ़ते निजीकरण के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर लगातार दूसरे दिन बैंकों की हड़ताल जारी रही। प्रदेश के अलग अलग जिलों में बैंकों की हड़ताल का असर देखने को मिला। गोहाना में करीब 2500 बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे, जिसके कारण मंगलवार को भी सभी बैंक सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित रही। एक आकलन के अनुसार जिले में करीब 1000 करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ और वहीं दूसरी ओर हड़ताल पर गए बैंक कर्मचारियों के वेतन में भी 2 दिनों की कटौती की गई है। सिरसा में बैंक कर्मचारी डबवाली रोड स्थित एसबीआई की शाखा के समक्ष धरने पर बैठे दिखे और यहां सरकार की ओर से बैंकों के निजीकरण के फैसले के विरोध में नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारी बैंक कर्मचारियों का कहना था कि सरकार सभी विभागों का निजीकरण कर रही है। सरकारी बैंकों का निजीकरण होने से आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकारी बैंकों का पूंजीपतियों के पास 7 लाख करोड़ रुपए बकाया है, बावजूद इसके बैंक लाभ में चल रहे हैं। सरकार की योजनाओं का आम लोगों को लाभ भी सरकारी बैंक ही दे रहे हैं, बावजूद इसके बैंकों में सुविधाएं बढ़ाने के सरकार निजी हाथों में उन्हें सौंपने की तैयारी कर रही है।
अंबाला में भी हड़ताल का असर देखने को मिला। यहां दूसरे दिन भी पंजाब एंड सिंध बैंक अंबाला छावनी के सामने सभी बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली। इस रैली में सभी बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। हरियाणा बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन के सेक्रेटरी कॉमरेड पीसी चौहान ने बताया कि हड़ताल अंबाला में पूरी तरह से सफल रही। हड़ताल की सफलता पर उन्होंने सभी साथियों को बधाई दी और आने वाली हड़ताल और प्रदर्शन के लिए तैयार रहने का उनसे आह्वान किया। बैंक कर्मियों की हड़ताल का असर हिसार में भी देखा गया, जहां लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उधर हड़ताली बैंक कर्मचारी सरकार के फैसले के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हड़ताली बैंक कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार बैंकों का निजीकरण कर उन्हें पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है। बैंक कर्मचारियों ने कहा कि जिस तरह सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है वो दिन दूर नहीं, सरकार सभी सरकारी बैंकों को भी पूंजीपतियों के हवाले कर देगी, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। बैंकों की हड़ताल का कैथल में भी खासा असर देखा जा रहा है। हड़ताल के दूसरे दिन बैंक कर्मचारी बैंक के बाहर बैठकर सरकार के फैसले के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। बैंक की हड़ताल से करीब 300 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। हड़ताली बैंक कर्मियों का कहना है कि सरकारी बैंकों में काम ज्यादा है, कर्मचारी कम है और इसी वजह से सेवाएं बाधित होती रही हैं। एक और जहां हरियाणा विधानसभा में जनप्रतिनिधियों के विरोध को लेकर निंदा प्रस्ताव पास किया गया, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के अलग अलग जिलों में इसका विरोध शुरू हो गया है। झज्जर में किसानों ने निंदा प्रस्ताव की आलोचना की। किसानों ने कहा कि हमारे वोटों से चुनकर विधायक और सांसद आगे जाते हैं और उनका विरोध करना उनका प्रजातांत्रिक अधिकार है। मंगलवार को कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा अंबाला स्थित शंभू टोल बॉर्डर पर चल रहे धरने पर पहुंची, जहां वो किसानों के धरने में भी शामिल हुई। कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनते ही इन कानूनों को वापस किया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि सरकार का अहंकार इस समय चरम पर है। सरकार को आंदोलन की शुरुआत में ही कृषि कानूनों को रद्द कर किसानों से बातचीत करनी चाहिए थी। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन का 112वां दिन है ये, और तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। फरीदाबाद के गांव मोहना में कृषि कानूनों के विरोध में महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को फरीदाबाद में न घुसने देने की रणनीति भी बनाई जा रही है। इसी को लेकर गांव-गांव में जाकर जनसंपर्क किया जा रहा है। किसान नेताओं का कहना है कि जेजेपी ने कृषि कानूनों के मुद्दों पर किसानों का साथ नहीं दिया, इसीलिए वो फरीदाबाद में किसी भी कीमत पर दुष्यंत चौटाला को नहीं आने देंगे। टीकरी बॉर्डर पर किसान अब अपने पशुओं को भी साथ ले आए हैं। दरअसल पंजाब के मानोखे संधू गांव के किसान जींद से 1 लाख रुपए में भैंस खरीद कर ले आए हैं। बता दें कि मुर्रा नस्ल की भैंस हर रोज 16 लीटर दूध देती है और वहीं भैंस के लिए चारे, पानी और बांट बाखर की भी व्यवस्था की जा रही है। और इसी दौरान किसान का कहना है कि मांग पूरी होने तक वो घर वापस नहीं लौटेंगे और दूध की किल्लत दूर करने के लिए भैंस लाई गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लंबा होता जा रहा है। कड़ाके की सर्दी के बीच अब किसान झुलसा देने वाली गर्मी में भी आंदोलन को जारी रखने की तैयारी में हैं। सर्दी से खुद को बचाने के लिए किसान अब गर्मी और बरसात से बचने के लिए बॉर्डर पर तैयारियां कर रहे हैं और इसी कड़ी में आंदोलन में शामिल होने आए जींद जिले के गांव गांगुली के किसानों ने गर्मी से बचने के लिए नए आशियाने बनाने शुरू कर दिए हैं। किसानों ने बताया कि पराली और लकड़ी की सहायता से बनाए जा रहे इन आशियानों में पंखे, कूलर के साथ साथ एसी भी फिट की जा सकती है। किसानों का कहना है कि उन्होंने 1.5 साल तक पक्के मोर्चे का निर्माण कर लिया है, जो किसी भी मौसम का सामना कर सकने में सक्षम है। सोनीपत में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो रही, जिसको लेकर सड़क पर बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने सख्त से सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। मंगलवार को देवीलाल चौक पर पुलिस ने विशेष नाकाबंदी करके बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों और ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया।
इस दौरान एसएचओ शिवदर्शन ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को लेकर लोगों को लगातार मास्क लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है, लेकिन फिर भी नियमों की अवहेलना की जा रही है। भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में आर्मी की भर्ती के लिए कोरोना टेस्ट करवाने आए युवकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्हें इमरजेंसी लाइन में खड़ा होना पड़ रहा था और जिसके कारण बाकी लोग भी काफी परेशान हो रहे थे। हरियाणा न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद अस्पताल प्रशासन ने इस पर संज्ञान लेते हुए अलग से कैंप लगाया और इस काम में पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया जा रहा है, जिससे व्यवस्था बनी रही। बातचीत के दौरान डॉक्टर मोनिका सांगवान ने बताया कि भर्ती के कारण युवाओं की संख्या अधिक है और इसको देखते हुए उन्होंने इनके लिए अलग से व्यवस्था बना दी है, जिससे कोरोना टेस्टिंग के लिए किसी को परेशान न होना पड़े और इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन और अस्पताल प्रशासन की टीम अपना कार्य कर रही है। सोना के अनाज मंडी में मंगलवार को उच्च अधिकारी हवा सिंह खोबरा ने सरसों की आवक देखने के लिए निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि मंडी में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिसको लेकर उन्होंने सफाई कर्मचारियों समेत सचिव को फटकार लगाई। साथ ही उन्होंने मंडी के रखरखाव को लेकर आला अधिकारियों को हिदायत भी दी और वहीं दूसरी ओर उन्होंने आड़तियों में चल रहे आपसी विवाद की समस्या का समाधान करते हुए मंडी में लाइसेंस वाले अधिकारियों के नाम के होर्डिंग लगाने का ऐलान भी किया। सिरसा उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि जिले में गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी। मार्केट कमेटी के अधिकारी सुनिश्चित करें कि फसल बिक्री के लिए आने वाले किसानों को मंडियों और खरीद केंद्रों में किसी प्रकार की परेशानी न हो, मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। शेड्यूल के अनुसार मंडियों में खरीद केंद्रों में फसल लेकर पहुंचने वाले किसानों को गेट पास प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो। इसके साथ साथ फसल सफाई के लिए समुचित मात्रा में झरनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। टोल कर्मियों की गुंडागर्दी का एक और वीडियो सामने आया। नांगल चौधरी में टोल कर्मी लाठी डंडों के साथ लोगों को पीटते नजर आए। मामले में पुलिस ने 8 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं लोगों का कहना है कि टोल पर पहले भी इस प्रकार के झगड़े हो चुके हैं और उस दौरान कार्रवाई भी की गई थी। बावजूद इसके टोल कर्मियों की गुंडागर्दी लगातार जारी। बताया जा रहा है कि लोकल लोगों से टोल लेने पर विवाद हुआ। सिरसा में मंगलवार को रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जीएम को ज्ञापन सौंपा। दरअसल परिवहन निगम की ओर से 1000 ड्राइवरों को सरप्लस किया जा रहा है। इन ड्राइवरों को अलग अलग विभागों में भेजा जा रहा है। उसी के चलते हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी ने जीएम को ज्ञापन सौंपा और कहा कि ड्राइवरों को सरप्लस करने की बजाय रोडवेज के बेड़े में और बसों की भर्ती की जाए। सोनीपत के अंबेडकर कॉलोनी में एचएसवीपी के कर्मचारी 150 से ज्यादा गरीब लोगों के घरों पर पीला पंजा चलाने के लिए पहुंचे, जहां कॉलोनी के लोगों ने हुड्डा के कर्मचारियों और अधिकारियों का जमकर विरोध किया, जिसके बाद कार्रवाई को रोकना पड़ा। और वहीं कार्रवाई से घबराई एक महिला को सदमे के कारण बेहोशी का दौरा भी आ गया। उधर मौके पर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने अधिकारियों से बातचीत कर फिलहाल कार्रवाई न करने की बात कही। और वहीं कॉलोनी के लोगों ने एचएसवीपी के अधिकारियों पर प्राइवेट बिल्डर के साथ मिलीभगत कर गरीबों के मकान गिराने का आरोप लगाया है। गोहाना में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अब अधिकारियों ने कमर कस ली है, जिसके चलते गोहाना नगर परिषद ने शहर में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के बाहर रखे सामान को जब्त किया। नगर परिषद ने यह अभियान शहर में अंबेडकर चौक से लेकर मेन चौक, पुरानी अनाज मंडी, सिविल रोड से जींद रोड पर चलाया। अभियान के चलते किसी भी दुकानदार को नहीं बख्शा गया। गुरुग्राम के ऑटो मार्केट का नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुआयना किया, जहां चारों ओर गंदगी ही गंदगी पाई गई, जिसको लेकर ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा कि गंदगी फैलाने पर चालान काटा जाएगा। भिवानी के कुसुम्बी मोड़ पर अज्ञात वाहन ने एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भिवानी के सामान्य अस्पताल पहुंचाया और मामले की छानबीन शुरू की।
बताया जा रहा है कि कुड़ियाराम आदर्श आईटीआई में चौकीदार थे, जो कि अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने गांव जा रहे थे, लेकिन रास्ते में तेज रफ्तार से आ रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। परिजनों ने न्याय की मांग करते हुए अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने की बात कही है। गुरुग्राम के पालन विहार इलाके में युवक को घर बुलाकर उसके साथ बदसलूकी करने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि युवक यूपी का रहने वाला, जो पेंटर का काम करता। दरअसल कुछ दिन पहले पीड़ित की शीतल कॉलोनी के रहने वाले दूसरे युवक से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों मिलकर काम करने लगे थे। और इसी कड़ी में उन्होंने बादशाहपुर इलाके में रंगाई का काम किया। काम का सौदा 90,000 रुपए में तय हुआ, लेकिन दूसरे युवक ने एडवांस के तौर पर 50,000 रुपए ले लिए। जब युवक को इस बात की जानकारी हुई तो वो लगातार आरोपी से अपने हिस्से के रुपए मांगने लगा। इस दौरान आरोपी ने एक युवती के जरिए उसे फ्लैट पर बुलाया, जिसके बाद तीनों ने मिलकर युवक के साथ बदसलूकी के बाद मारपीट की घटना को अंजाम दिया। पंचकुला में 60 वर्षीय बुजुर्ग ने नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ की, और इतना ही नहीं, आरोपी ने बच्ची को छेड़खानी के बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार किया और आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। करनाल में डिटेक्टिव स्टाफ ने 4 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में कई वारदातों को अंजाम दिया है। ये ठग असली सिक्के दिखाकर नकली सिक्के बेचकर पैसे ठगते थे। इनके पास से 95 नकली सिक्के, 50,000 नकद, 12 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गोहाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि पुलिस ने ज्वेलर्स के यहां लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को सोमवार रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल भी हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल लुटेरों ने बीती 26 फरवरी को गन पॉइंट पर एक ज्वेलर्स की दुकान से 20 लाख की ज्वेलरी की लूट की थी। पुलिस ने बदमाशों से 3 पिस्तौल भी बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फरीदाबाद के सरकारी स्कूल में 11वीं के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि छात्र ने स्कूल की दूसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी की है, लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हुआ है। सोना सिटी पुलिस थाने से चंद कदमों की दूरी पर बने देवलाल खेल स्टेडियम के गेट पर एक 50 वर्षीय शख्स का शव मिला है, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से शव की जानकारी जुटाई, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवाया और परिजनों को सूचित किया गया। मृतक की पहचान गोरखपुर के सिद्धार्थ नगर निवासी सुनील पांडे के रूप में हुई है। मृतक के पड़ोसी रामाधीन ने बताया कि सुनील काफी वक्त से सोहना में हलवाई का काम करता था, लेकिन शराब पीने का आदी था, जो कुछ दिन काम करने के बाद वहां से रुपए लेकर शराब पीकर लगातार घूमता रहता था। फतेहाबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया, जो लोगों को महिलाओं के रंग रूप के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने का गोरखधंधा चला रहे थे। पुलिस ने इस गैंग की मुखिया महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।